ये दिया गया मानचित्र संबंधित है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, या हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो हमें इस मानचित्र को देखना है और बताना है कि यह किसके साम्राज्य से संबंधित था। तो इस इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके भूगोल को समझना होगा। हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। ये 16 महाजनपद गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी इन नदियों के किनारे से हुए थे। हम जानते हैं कि यह है गंगा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी नर्मदा, गंगा नदी की एक और सहायक नदी सोन, गंडक, घाघरा, नर्मदा और चंपा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि गंगा के दक्षिण में गंगा और सोन के संगम पर मगध महाजनपद था। चंपा नदी मगध और अंगद महाजनपद को अलग करती थी। गंगा नदी के उत्तर में, मगध के उत्तर में वज्जी महाजनपद था। वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद के बीच की सीमा बनाती थी गंडक नदी। गंगा और गोमती के संगम पर था काशी महाजनपद। गंगा और यमुना के संगम पर था वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। नर्मदा के तट पर था अवंती महाजनपद। आज के महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अशमक महाजनपद। और यहाँ पर था कौशल महाजनपद। साई नदी इसकी दक्षिणी सीमा और नेपाल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती थी। यहाँ पर था सूरसेन महाजनपद। यमुना के दक्षिण वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के आसपास बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था चेदी महाजनपद। इस क्षेत्र में था पांचाल महाजनपद। यमुना के तट पर ही आज के मेरठ और दिल्ली के क्षेत्र में था कुरु महाजनपद। वर्तमान राजस्थान के भरतपुर, जयपुर जिले के आसपास था मत्स्य महाजनपद। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गांधार और कंबोज महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों की तुलना में सबसे शक्तिशाली हुआ। इसका तेजी से विस्तार हुआ अन्य क्षेत्रों में, जिसके प्रमुख कारण थे इसकी भौगोलिक अवस्थिति, जो इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। यह गंगा, सोन और चंपा नदी से घिरा हुआ था और नदियां इसके लिए महत्वपूर्ण यातायात और जल वितरण का कार्य करती थी। इसकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो इसे एक प्राकृतिक किले के रूप में परिवर्तित करती थी। वनों से घिरा हुआ एक क्षेत्र हाथियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, जिन्हें प्रशिक्षित करके सेना में भर्ती किया जाता था। मगध महाजनपद के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, जिनमें लौह अयस्क की खदानें थी, जिनसे मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे और जिनका उपयोग युद्ध में किया जाता था। नदियों के सहारे व्यापार और अधिशेष उपज के कारण व्यापार तेजी से फैला और इसके कुशल शासकों के कारण, महत्वाकांक्षी शासकों के कारण इस महाजनपद को एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्राप्त हुई और इनकी महत्वाकांक्षाओं ने ही
यानी कि शासकों की महत्वाकांक्षाओं ने ही मगध महाजनपद का तेजी से विस्तार किया। मगध महाजनपद की स्थापना बृहदत्त वंश के बृहद्रथ ने की थी। बृहदत्त वंश के बाद प्रद्योत वंश, प्रद्योत वंश के बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। इन सभी ने मगध महाजनपद का तेजी से विस्तार किया। हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद अजात शत्रु। शिशुनाग वंश के शासक थे शिशुनाग और कलाशुप। नंद वंश के शासक थे महापद्मनंद और धनानंद। यदि हम मैप के सहारे से देखें तो यह वह समय था जब मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था और इसकी राजधानी थी राजगृह। उस समय यह सोन नदी के पूर्व में और गंगा नदी के दक्षिण में एक छोटा सा जनपद हुआ करता था। आगे चलकर बिंबिसार ने इसका विस्तार किया और इसका आकार पहले की तुलना में बड़ा हो गया। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने इसका और विस्तार किया, जिसमें अब मगध, मगध के अलावा अंग, अंग के अलावा काशी, वज्जी और कौशल शामिल थे। शिशुनाग वंश के समय मगध में मगध, अंग, वज्जी, कौशल, काशी, मल्ल, वत्स और अवंती शामिल हो गए। नंद साम्राज्य के समय इसका और विस्तार हुआ और इसने अपनी सीमाओं को सूरसेन महाजनपद, अवंती, अस्मक, वत्स, काशी, कौशल, पांचाल, अंग और ताम्रलिप्ति तक विस्तारित किया। इन मैप्स के सहारे हमने देखा कि उत्तर भारत में मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। जब उत्तर भारत में मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उस समय वर्तमान ईरान के क्षेत्र में एक्मेनियन या हकमनी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग तक, यानी कि पंजाब और सिंध तक हकमनी साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। तो यहाँ पर एक तरफ मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा है और दूसरी तरफ हकमनी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। परंतु 326 ईसा पूर्व तक आते आते हकमनी साम्राज्य को हराकर अलेक्जेंडर भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक पहुंच चुका था। परंतु 326 ईसा पूर्व में उसे किन्हीं कारणों से पीछे हटना पड़ा, और जब अलेक्जेंडर पीछे हटा तो उसने अपने संपूर्ण जीते हुए क्षेत्र को विभिन्न प्रांतों में बांट दिया, और ये प्रांत थे सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र, सिंधु
और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र आम्भी के नियंत्रण में था। झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र पोरस के नियंत्रण में था। सिंधु नदी के निचले क्षेत्र में पीथौन का शासन था और इस क्षेत्र में निकोनौर का शासन था। और सिंधु के पश्चिम में सेल्यूकस का शासन था। ये सभी अलेक्जेंडर के क्षत्रप थे, यानी कि अलेक्जेंडर के बनाए हुए गवर्नर थे। अलेक्जेंडर इन्हें अपने जीते हुए क्षेत्रों को सौंपकर लौट चुका था। दूसरी तरफ नंद साम्राज्य की सीमा ब्यास नदी तक विस्तारित हो चुकी थी और इस बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में कुछ अन्य छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, जिनमें है मत्स्य, अवधेय, और कुनिंद और त्रिगर्त। और इन सभी के बीच में पंजाब के क्षेत्र में, वर्तमान पंजाब के क्षेत्र में कुछ जनजातियों की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इससे पहले, यानी कि 321 ईसा पूर्व के पहले, चंद्रगुप्त ने कुनिंद, त्रिगर्त और अवधेय जैसे के क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और मौर्य साम्राज्य की सीमाएं सिंधु नदी तक पहुंच गई। सिंधु नदी तक पहुंचने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पीथौन, निकनौर और अन्य शासकों को हराकर 317 ईस्वी 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त ने समस्त उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे चलकर 303 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, तो सेल्यूकस निकेटर की हार हुई और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को एरिया, अराकोसिया और गेद्रोसिया, यानी कि हेरात एरिया, यानी कि हेरात, अराकोसिया यानी कि कंधार, और गेद्रोसिया यानी कि वर्तमान बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। और चंद्रगुप्त के साम्राज्य का वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र तक विस्तार हुआ। परंतु अभी भी दक्षिण भारत चंद्रगुप्त के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था और चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने दक्षिण भारत तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। कई बौद्ध ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार ने दोनों समुद्रों के बीच का क्षेत्र जीत लिया, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच का क्षेत्र। अशोक ने बचे हुए क्षेत्र यानी कि कलिंग को जीतकर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। और दिया गया मैप अशोक के शासनकाल से ही संबंधित था और इसका उत्तर था सी।